सेशन में आपको खुशामदीद। मैं हूं शजिया नियाजी। नाजरीन, 10 रोज गुजरने के बावजूद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान शराकत इक़्तिदार का फार्मूला क्यों तय नहीं हो सका? क्या हम इस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि अब कोई भी सियासी जमात वजारत उज़्मा का ओहदा तनहा कबूल करने के लिए तैयार नहीं? क्या मुल्क खुदा न खास्ता मार्शल लॉ या इमरजेंसी के नफाज की जानिब बढ़ रहा है? क्या मुबैना वोट चोरी के खिलाफ एहतजाज 1973 की तर्ज पर धांधली के खिलाफ तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकता है? और सबसे बढ़कर PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत क्या तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दिला सकेगी? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं अदनान आदिल साहब, राना मुबशर, अनीक नाजी साहब, अबू ज़र नियाजी और नसीरुद्दीन नैयर साहब। मैं आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ। अनीक नाजी साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, 10 रोज़ गुजरने के बावजूद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान शराकत इक़्तिदार का फॉर्मूला क्यों तय नहीं हो पा रहा? देखिए जी, आपने दुरुस्त कहा कि ये तय नहीं हो पा रहा। पहले तो जब ये मुज़ाकरात हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, जो मुतालबात लेकर आई थी, उनकी तादाद जो है वो 28 थी। अब 28 मुतालबात तो मतलब ज़ाहिर है कि वो इतना कुछ मानने के बाद तो फिर वो मुस्लिम लीग की क़यादत ने कहा कि हम हुकूमत पर क्यों ले रहे हैं, तो वो इसलिए नाकाम हो गया। उसके बाद फिर दबाव, हम खबरें ज़ाहिर है सुनते रहे कि किसी न किसी ने हुकूमत बनानी है। PMLN ये कह चुकी है कि आज़ाद उम्मीदवार इंडिपेंडेंट जो हैं ये बना लें, हमें कोई इतराज़ नहीं। पीपल्स पार्टी किसी और के साथ मिलकर बनाना चाहती है तो बना लें, कोई इतराज़ नहीं। PTI की जानिब से पहले कहा गया कि वो अपोजिशन में बैठेंगे, अब उन्होंने ऐलान किया है कि वो मरकज़ में और बाकी सूबे में वो अपनी हुकूमत बनाने का भी वो इरादा रखते हैं, तो ठीक है, वेल डन, वो भी कोशिश करें। लेकिन दूसरी तरफ की अब जो सूरत हाल, दोबारा जो दौर शुरू हुआ है मुज़ाकरात का, इसमें यानी जैसे बिलावल भुट्टो ने कहा कि उनको इस तरह से ऑफ़र की गई कि 3 साल वज़ारत उज़्मा हमारी, 2 साल आपकी, इस बात को उन्होंने पब्लिकली बयान कर दिया, जिस पर इसहाक डार का एक फॉर्मल प्रोटेस्ट भी सामने आया कि इस तरह के सजेशंस जो हैं ये आप पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको 2 मिसालें दे दी हैं, 28 मुतालबात की और फिर बिलावल भुट्टो का पब्लिकली इस बात को कह देना। इसका मतलब है कि वो कोऑपरेट या तो नहीं कर पा रही या अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पा रही। लेकिन दोबारा साथ बैठना, दोबारा ये कोशिशें करना, फिर नवाज शरीफ की आज रवानगी, ये वो साइंस हैं जिनसे लगता है कि शायद ये किसी अंडरस्टैंडिंग पर पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन सवाल ये नहीं है कि हुकूमत कौन संभालता है, कोलिशन किसकी बनती है। सवाल उससे ज़्यादा बड़े हैं और संजीदा हैं, जिनमें से ये है कि क्या हम पाकिस्तान को अब ये गवर्नेबल भी रह गया है किसी के लिए या नहीं रह गया। सवाल तो ये खड़े हो गए हैं, क्योंकि जिस सियासत को और सियासतदानों को दिन रात हम तनकीद करते हैं, माशरे का हर तबका तनकीद करता है, ठीक है, जायज़ तौर पर करता है क्योंकि उनको नुमाइंदे हैं, लेकिन जितने तनकीद करने वाले हैं हम देखते हैं कि वो सियासत सबसे ज़्यादा खुद करने लगे हैं। और सियासी यानी मुख्तलिफ इदारों में बैठे लोग, इंक्लूडिंग मीडिया, वो खुद सियासत कर रहे हैं। और जिस तरह के हमारे यहाँ ये मामलात हो रहे हैं, इस तरह से तो कोई भी गवर्नमेंट आ जाए वो आगे नहीं लेके जा सकती। जहाँ पे कमिश्नर एक डिवीज़न का उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और एक कितने बड़े इल्ज़ामात लगा दे, सबूत एक भी पेश ना कर सके, सिर्फ इल्ज़ाम इल्ज़ाम इल्ज़ाम, खुदकुशी की बातें करे, फांसियों की बातें करे, और बाद में कहे कि उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, बाद में कहे कि उसका ये मतलब नहीं था, बाद में ये कहे कि उसका ख्याल था, उसके पास सबूत नहीं है। तो आप मुझे बता दीजिए, कोई भी हुकूमत बना ले, अगर इस तरह से कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, अभी एक खुद को सहाफ़ी कहने वाला बंदा एक बैलेट पेपर के नाम पर उसने झूठी फिल्म बनाई, वो झूठा प्रोपेगेंडा बनाया, एक न्यूज़ चैनल के पास गया, उसने एयर करने से इनकार कर दिया, दूसरे न्यूज़ चैनल के पास गया, उसने एयर करने से इनकार कर दिया, लेकिन वो फुटेज वो सोशल मीडिया पे चला दी गई। बानी PTI के उसने ट्विटर अकाउंट ने शेयर कर दी। PTI का सोशल मीडिया, पूरी दुनिया में वो फेक वीडियो फैल गई है। वो खुद अब डिलीट करके जा चुका है। अब वो दूसरे व्लॉगर्स के पास जा रहा है, अपनी सफाई दे रहा है कि वो मैंने तो काम किया नहीं था, मेरे दोस्त ने वो अपलोड कर दी। तो ये जहां पे होगा रूल ऑफ लॉ, देखिए झूठ और फसाद, ये किसी को भी, किसी फर्द को, छोड़ दीजिए सियासत, छोड़ दीजिए कि पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, एक सीधी सी बात है, कोई भी फर्द झूठा इल्जाम या झूठा प्रोपेगेंडा अगर करेगा तो उस पर कानून की हुक्मरानी को कायम होना होगा। कानून की हुक्मरानी अगर नहीं है तो फिर कैसी हुकूमत और कौन सी स्टेबिलिटी और क्या गवर्नेंस? सवाल ये खड़े हुए हैं, इसको ठीक करना पड़ेगा, वरना कोई निज़ाम नहीं चला सकता। बिल्कुल सही, इस निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है। अदनान आदिल, बिलावल कहते हैं कि ना वजारतें लेंगे, ना आखिरी 2 साल के लिए वज़ीर आज़म बनेंगे, जबकि नून लीग ये तासुर दे रही है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा होगी। जमातों की लीडरशिप में ये तजाद क्यों है? देखें जी, अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाते हैं तो ये एक मजबूरी की शादी होगी,
क्योंकि दोनों को रिश्ता नहीं मिल रहा कोई और। वो पीटीआई के जो है वो इत्तेहाद करने के लिए तैयार नहीं, ना पीपल्स पार्टी से और ना नून लीग के साथ। पीटीआई की अपनी सीटें कम हैं इतनी अभी, जो वैसे तो वो कह रहे हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी 180 सीटें हैं, या बाज़ लोग कह रहे हैं 150 हैं, लेकिन हैं तो अभी उनकी 93, उसमें से भी शायद 2 लोग डिफेक्ट कर गए। तो अब नून लीग की भी सीटें जो हैं वो मशकूक हो गई हैं। 3 जो हैं इस्लामाबाद की सीटें, वो उनके नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से वो बहाल हो जाएं, लेकिन ये कि एक अनसर्टेनिटी और बेयकीनी तो है कि ये नंबर जो है कायम रहेगा या नहीं रहेगा, और ये पार्टी पोजीशन हतमी है या नहीं। बहुत वसी पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहा है, तहरीक लब्बैक कर रही है, सिंध की पार्टियाँ GDA कर रही है, और मुख्तलिफ जमातें जो हैं गवाहियाँ दे रही हैं, जमात इस्लामी के लोग गवाहियाँ दे रहे हैं कि हमारे भी 45 फॉर्म जो हैं वही हैं जो PTI के हैं, जो तहरीक लब्बैक वाले भी कह रहे हैं, उसके रिज़ल्ट और हैं, जो फॉर्म 47 के रिज़ल्ट और हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि अदलिया ने इस पर कोई मुतहर्रिक किरदार अदा कर दिया और इस मामले को टेकअप कर लिया, तो फिर पार्टी पोजीशन बदल भी सकती है। तो ये हतमी पोजीशन नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी तो PTI है आज़ाद उम्मीदवारों की शक्ल में, और वो अब उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में भी शमूलियत कर ली है। तो उससे अब देखना ये होगा क्या उनको मखसूस नशिस्तें जो ख़वातीन की 60 हैं कौमी असम्बली की और 10 माइनॉरिटीज़ की, वो मिलती हैं या नहीं मिलती। क्योंकि एक बाज़ लोगों की राय ये है कि उसका एक ख़ास तारीख़ होती है, उस तारीख़ तक उनको नाम जमा कराने थे, चूँकि उन्होंने नहीं कराए तो अब उन्हें नहीं मिलेंगी। दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि वो अगर जैसे वो पेशावर हाई कोर्ट में चले भी गए हैं। इसी पे हम बैरिस्टर गौहर का आज का शॉर्ट भी सुनवा देते हैं जी। हम ये ऐलान करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद वो हम बाज़ाबिता तौर पे इनके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को असम्बली में ज्वाइन करेंगे, और इलेक्शन कमीशन से बाज़ाबिता तौर पर आज एक लेटर के ज़रिए हम एक दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे नेशनल असम्बली में, चाहे वो वुमेन या नॉन मुस्लिम सीटें, चाहे वो पंजाब या KP के और दूसरे सूबों में हैं, कि हमारी रिजर्व सीटों की एलोकेशन हमारे पार्टी स्ट्रेंथ के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो हमें एलोकेट करे। जी अदान साहब आप देखिए, अब ये अभी जो पार्टी पोजीशन है और नंबर ऑफ़ सीट्स है वो अनसर्टन है। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तेहाद कर भी लें तो वो एक मजबूत इत्तेहाद नहीं होगा, ऐसा इत्तेहाद जिसको वाज़ेह अक्सरियत हासिल हो। उन्हें फिर MQM की भी ज़रूरत पड़ेगी और छोटी पार्टियों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बेयकीनी की फ़ज़ा तो मौजूद है, और अखलाकी साख अपनी जगह जो मुतासिर है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 3 सूबों में तो बहुत ज़्यादा एहतजाज है, जो छोटे सूबे जिन्हें हम कहते हैं KP, बलूचिस्तान और सिंध। तो अब ये क्या रंग लाएगा, और ये आलमी सतह पे भी बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी इलेक्शन के शफाफ ना होने पे बड़े सवालात उठाए हैं। कोई भी मुल्क जो है वो इनको शफाफ इलेक्शन तस्लीम करने के लिए उस तरह से तैयार नहीं है जो जमहूरियतें हैं। चीन ने तो आज बयान जारी किया है और मुबारकबाद दी है इलेक्शन कराने पे, लेकिन जो जमहूरी ममालिक हैं उन्होंने किसी ने इसको सराहा नहीं है। तो अब ये इन मसाइल के होते हुए हमें फिर आगे IMF से पैसे भी लेने हैं। उन्होंने पहले भी जब कर्जा की एग्रीमेंट किया था तो PTI से भी मुशावरत की थी। तो क्या इन हालात में जो आलमी रेटिंग एजेंसी फिच है उसकी रिपोर्ट भी आई है, वो भी यही कह रही है कि बेयकीनी की फ़ज़ा है, और तहरीक इंसाफ जो है उसको कॉर्नर करने से वो बदएतमादी और आवाम में वो बेइत्मीनानी बढ़ेगी। तो अब देखना ये है कि क्या PTI को किस तरह से सिस्टम में, मेन स्ट्रीम में किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, उसकी क्या वो अगर वो अपोजिशन में बैठते हैं तो क्या वो पार्लियामान में किरदार अदा करते हैं या वो स्ट्रीट्स पे प्रोटेस्ट भी जारी रखते हैं। तो एक मुश्किल सूरत हाल का मुल्क को सामना है। बिल्कुल सही। राना मुबश्शिर साहब आपकी तरफ बढ़ूंगी, ये बताइए क्या हम इस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि अब कोई भी सियासी जमात वजारत उज़्मा का ओहदा कबूल करने के लिए तैयार नहीं है तन्हा? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस हो गया है, सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है दीवार पे कि कोई भी जो ये रिस्क है इसको लेने के लिए तैयार नहीं है। IMF, बजट और उसके बाद जो कीमतों में एक और यहाँ पे तूफान आना है, उसको कोई भी अपने कंधों पे रखने के लिए तैयार नहीं है। नोबडी इज रेडी टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आपने इलेक्शन देखे, इलेक्शन मांग रहे थे, इलेक्शन हो गए अल्लाह अल्लाह करके। अब इलेक्शंस तो हो गए, लेकिन आगे आप कैसे चलेंगे? आगे तो सियासतदानों ने ही लेके चलना है ना। अगर सियासतदान मिलकर नहीं बैठेंगे, अगर सर जोड़ के नहीं बैठेंगे, इसका कोई हल नहीं निकालेंगे, तो ये डेडलाइन जो है, जिस डेडलाइन में 29 फरवरी को आपने यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करनी है,
और उस वक्त तक भी अगर आप गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकते तो देन देयर इज गोइंग टू बी अ सिचुएशन। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये निज़ाम जो है इस पे एतबार उठ जाएगा। और अभी जो अनसर्टेनिटी फैली हुई है इसको कौन हैंडल करेगा? इसको मैंने तो नहीं हैंडल करना, ना आपने हैंडल करना है, ये तो हैंडल करना है सियासतदानों ने मिलकर। अगर सियासतदान मिलकर नहीं कोई हल निकाल रहे या नहीं उनसे कोई हल निकल रहा तो देन दैट मीन्स कि ये यहाँ पे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ सिचुएशन एंड इट दिस सिचुएशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सीरियस, क्योंकि लोगों ने होप्स पिन की हुई हैं और लोगों ने ये होप्स लगाई हुई हैं कि चलो जी जैसा भी है ये निज़ाम, इसमें से हम अपना रास्ता निकालेंगे, इसकी नोक पलक ठीक कर कर इसको लेकर आगे चलेंगे, इसमें अगर कोई खामियां हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाएंगे, सियासतदान जो है जो नए कवानीन लेके आएंगे जो इम्प्लीमेंट भी कर सके। तो ये सारी चीजें अगर नहीं हो पा रही, अभी पहली स्टेज पे ही यहाँ पे गाड़ी फंसी हुई है, तो फिर एक मसला पैदा हो जाएगा और लोगों का एतबार इस निज़ाम से और मेजॉरिटी जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे उठ जाएगा। तो अगर वो सिचुएशन बन गई खुदा ना खास्ता, तो फिर हम किस तरफ जाएंगे? फिर एक और 10 साल का इंतजार करेंगे हम। तो वो इसलिए हमें चाहिए ये कि हम लोग बैठ के कोई ना कोई फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे कोई ना कोई हल निकाल ले, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए। अगर देर हो गई तो फिर 10 साल से कम फिर बारी नहीं आएगी। फिर ठीक है, अगर देर हो गई तो लोगों का एतबार उठ सकता है। अबू ज़र, आपकी तरफ आना चाहूंगी, पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून से चार्टर ऑफ डिमांड है क्या? देखें, ये तो मेरे ख्याल से कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आपको बेहतर बता सकता है। हमारे पास यहाँ पे काबिल लोग बैठे हुए हैं कि एग्जैक्टली वो डिमांड कर रहे क्या हैं। लेकिन हाँ, अगर आप पास्ट प्रैक्टिस देखें आसिफ अली जरदारी साहब के, तो एक चीज़ तो उनके लिए बड़ी मेरे ख्याल से उनकी एक अच्छी खूबी है कि वो अपने मफादात के लिए ही इज़ एन एक्सीलेंट नेगोशिएटर, तो ही टेक्स मैक्सिमम शेयर आउट ऑफ द केक। तो मेरे ख्याल से ये बीच में शायद उन्होंने कहा कि हमारा तहरीक इंसाफ से बात चल रही है, जो भी पार्टी की तरफ से आए या हम कर सकते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। मेरे ख्याल से वो तो एक वो कहते हैं ना, आप खाली पिस्टल से फायरिंग करते हैं, तो टू ब्लैकमेल या कुछ भी आप तक मैक्सिमम बार्गेन करने के लिए फ्रॉम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, एट द एंड ऑफ द डे इनकी कोलिशन तो PMLN के साथ ही होनी है और बाकी छोटी पार्टीज जिस तरह साथ होगी उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन मैक्सिमम शेयर लेंगे ये लोग केक में से पीपल्स पार्टी जितना मैक्सिमम ले सकते हैं। लेकिन मेरा अपना जो पास्ट अगर प्रैक्टिस देखें इनकी, तो मेरे ख्याल से ये ऐसी मिनिस्ट्रीज़ नहीं लेंगे जिससे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आप जज कर सकते हैं या आपकी जो इलेक्शन में दोबारा जाने के लिए आपको मैसेज ने जज करना है परफॉर्मेंस की बेसिस पे। इस तरह के पोर्टफोर्टफोलियोज नहीं लेंगे, जहां टफ डिसीजंस लेने की जरूरत लेंगे तो मेरे ख्याल से सेरेमोनियल पोस्ट जिस तरह होती है, फॉर इंस्टेंस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गई, कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करने में अपना शायद बंदा नाम दे दें, उसके मेंबर्स में दे दें, सेनेट की चेयरमैनशिप में चले जाएं, स्पीकर में चले जाएं, गवर्नर्स में चले जाएं, मतलब कि प्रोटोकॉल सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज भी ले लेंगे जैसे कश्मीर अफेयर्स ले लेंगे, वाटर एंड पावर ले लेंगे, लेकिन जो ब्रंट फेस करने वाली मिनिस्ट्रीज होंगी आई थिंक दे विल स्टे अवे फ्रॉम इट, ताकि जो PDM में एग्जैक्टली हुआ था उसी का फ्लैशबैक होगा। अगर कल को इलेक्शन होते हैं तो अल्टीमेट लूजर जो होगा इस कोलिशन का वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज होगी, अगर ये गवर्नमेंट फेल होती है परफॉर्म करने में, तो नॉट PPP। ठीक है, अगर PMLN वुड बी द रिस्पॉन्सिबल अगर ये PDM2 फेल हो जाती है। पीर पगाड़ा साहब की जलसा आम में की गई तकरीर को नैयर साहब कितना संजीदा लेने की ज़रूरत है? क्या मुल्क वाकई मार्शल लॉ या इमरजेंसी के नफाज की जानिब जा रहा है? पीर पगाड़ा साहब का चूँकि ग्रीवेंस है इसलिए उन्होंने ज़रा सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है। पीर पगाड़ा साहब ऐसी कभी बागियाना गुफ्तगू नहीं करते, और ये जो मौजूदा पीर पगाड़ा साहब है ये अपने बुज़ुर्ग पीर पगाड़ा साहब की निस्बत कदरे गैर सियासी है। जो बड़े पीर पगाड़ा साहब थे वो मुकम्मल सियासी थे और हमा वक्त सियासत करते थे। ये पीर साहब जुज़ वक्ती सियासत करते हैं और इसीलिए GDA सिंध में तरक्की नहीं कर सकी, सियासी हमायत नहीं हासिल कर सकी। जहाँ तक बहस के दूसरे मौज़ूआत का ताल्लुक़ है, फॉर्मेशन ऑफ ए कोलिशन गवर्नमेंट, जो भी मैंडेट आया है सेपरेट मैंडेट की शक्ल में, ये इट कंपेल्स द पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करें। किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए मेन पॉलिटिकल पार्टनर्स को
फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ इनफ्लेक्सिबल है। पीटीआई ने बिल्कुल जवाब दे दिया कि या हमारी सीट्स पूरी करें या हम गवर्नमेंट नहीं लेंगे। अब किसी के साथ अलायंस नहीं बनाएंगे। जो गवर्नमेंट लेने का, सीट्स लेने का वो तरीक़ेकार बता रहे हैं, उसका अभी कोई कानूनी रास्ता नहीं निकल पा रहा। दूसरा जो मंज़र है वो पीडीएम की शक्ल में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, एमक्यूएम ये मेजर पार्टनर्स की सूरत में एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करें। लेकिन इस कोलिशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर ड्राइविंग सीट पर भी आती है, यानी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस खुद लेती है, तो फिर भी इन्हें कुछ मिनिस्ट्रीज शेयर करना पड़ेंगी पीपीपी के साथ और एमक्यूएम के साथ और दीगर छोटी जमातों के साथ। जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो पीएमएलएन के कैंडिडेट को दे देंगे, दूसरे आईनी ओहदे भी ले लेंगे, लेकिन ट्रेरी बेंचेस पे नहीं बैठेंगे, गवर्नमेंट में शामिल नहीं होंगे, अगर कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे तो हुकूमती मामलात की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो फिर बिलावल एक कौमी सियासतदान की हैसियत में पार्लियामेंट में किस हैसियत में बैठेंगे? खुदा ना करे, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं जानता, मेरा दिल नहीं मानता कि बीबी बेनज़ीर शहीद का वारिस राजा रियाज टाइप अपोजिशन लीडर बने। या तो वो ट्रेरी बेंचेस में बैठे कोलिशन पार्टनर बने, अपनी मर्ज़ी की वजारत लें, या वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने। इन ट्रू सेंस वो बन नहीं सकते, चूँकि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए नंबर फिर भी जिन्हें आप आज़ाद अरकान कहते हैं, इन्होंने अल्टीमेटली एक जमात की शक्ल लेनी है। लीडर ऑफ अपोजिशन का ऑफिस अगर पीटीआई गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर सकी तो पीटीआई को ही किसी न किसी शक्ल में मिलेगा। तो बिलावल साहब के लिए फिर पार्लिमानी सियासत में कौन सी जगह होगी? बिलावल साहब एक क्लियर पोजीशन लें, एक कौमी सियासतदान के दर्जे पर आए। मुश्किल सूरत हाल है, अगर कोलिशन गवर्नमेंट इनएविटेबल है और उनके बगैर कोलिशन नहीं बन सकती। पीएमएलएन के तमाम दावे कि हम अकेले गवर्नमेंट बनाएंगे वो सिर्फ पंजाब की हद तक तो सच हो सकते हैं, लेकिन मरकज़ की हद तक अब नामुमकिन हो चुके हैं। उन्हें एक बड़े कोलिशन पार्टनर की ज़रूरत है। पीटीआई और उनमें कोलिशन बन नहीं सकती। ले दे के मुज़ाकरात भी पीपल्स पार्टी के साथ ही हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छी निगोशिएशन करती है, अब भी करेगी। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट पे उनका सीधा सीधा नंबर गेम में भी इस्तेकाक बनता है। पीएमएलएन इस कोलिशन में लीडिंग पार्टी है। अगर पीपल्स पार्टी थोड़ी सी सेक्रीफाइस दिखाए, कैबिनेट ज्वाइन करें, और ये क्यों समझते हैं कि हम मुल्क के मसाइल अगर इस इकट्ठे क्यों हल नहीं कर सकते? अगर पीएमएल नवाज और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर हमारे पास अक्सरियत हो तो हम मुल्क को बेहतरीन रास्ते पर ले जा सकते हैं, मुल्क इस वक्त गंभीर मुआशी सूरत हाल में मुब्तला है, तो क्या ये दोनों बड़ी सियासी जमातें अपने तजुर्बाकार पार्लियामेंटेरियन के साथ मुल्क को नहीं चला सकती? अगर ये नहीं चला सकती तो फिर सियासत छोड़ दे, सीटें छोड़ दे। कोलिशन गवर्नमेंट सब बनती है पार्लिमानी सियासत में। कोलिशन गवर्नमेंट के अलावा कोई हल नहीं है किसी के पास भी। ये ट्रायंगुलर डिवाइड है। एमक्यूएम तो सिर्फ गवर्नमेंट बनेगी, बिल्कुल सही है। सवाल ये है कि ये चलेगी भी सही या नहीं, कितना चलेगी? इसके बाद छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिए जॉइंट सेशन। वेलकम बैक टू जॉइंट सेशन। नाजरीन, बैनुल-अक़वामी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट की डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में राइज तर्ज हुक्मरानी को अथॉरिटेरियन यानी आमराना करार दिया गया है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 के मुताबिक पाकिस्तान की गुज़श्ता साल की रैंकिंग में 11 दर्जे तनज़ली के बाद अक़वाम आलम में 118वें नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान में जमहूरियत का म्यार क्यों गिर रहा है? तर्ज हुक्मरानी में बुनियादी मसाइल क्या है? मसला जमहूरियत में है या निज़ाम में है? इस पर हम बात करेंगे। अनीक साहब, आपकी तरफ आऊंगी। बैनुल-अक़वामी जरीदे की आपने रिपोर्ट अभी देखी है कि उसके मुताबिक पाकिस्तान में राइज तर्ज हुक्मरानी को अथॉरिटेरियन यानी आमराना करार दिया गया है। आप इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त है, और इसका जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो दुनिया की नहीं है, वो हमारी अपनी है। और जहाँ तक रही बात निज़ाम की, तो देखिए निज़ाम कोई भी हो, चीन में आमरीत है, बतौर निज़ाम के आमरीत है, या यूएई या सऊदी वगैरह में बादशाहते हैं, और एक मतलब है कि एक बगैर किसी खलल के एक बाकायदा यानी निज़ाम जो है वो एक्सरसाइज होता है, पावर एक्सरसाइज होती है। मैं उसकी बिल्कुल मिसाल नहीं देना चाहता, लेकिन बेबसी का आलम यह हो गया है कि अब तालिबान तक की मिसाल देनी पड़ती है कि आप उन्हें अच्छा कहें बुरा कहें, बहरहाल जो भी एक ऑर्डर उन्होंने बना लिया हुआ है
और जब वो सही करें, एक पॉलिसी उनकी बन गई, चाइना उनको तस्लीम कर चुका। मामला यह है कि हमारे यहाँ यानी या इधर हो जाएं या उधर हो जाएं, इस सवाल का हम जवाब अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। और निज़ाम एक आम आदमी को, सियासी जमातों के कारकुन और सियासी जमातें, ये पूरी कौम का 1% से भी कम, यानी तादाद अगर नंबर गेम में आप जाएं, बहुत कम हिस्सा होता है। जो एवरीडे पीपल हैं उनको इस बात से कोई एज सच गरज नहीं है, मतलब कि आप जमहूरियत ले आइए, आपको आमरीत ले आइए। असल बात यह कि जो भी निज़ाम है फिर उस पर अमल करना है। अब अगर हम पार्लिमानी निज़ाम या जमहूरियत को इस वजह से छोड़कर कहीं और तजुर्बा करना चाहते हैं क्योंकि ये नाकाम हो गया है, तो हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि जो आइन है 1973 का, जो आइन पाकिस्तान है, क्या उस पर अमल हुआ है, क्या उस पर अमल किया है? अगर नहीं किया तो फिर जो गलतियां हैं वो उस किताब में हैं, आइन में हैं, पार्लिमानी निज़ाम में हैं, या उस पावर शेयरिंग के फॉर्मूले में है जो सामने नहीं आता। अच्छा, अब अगर प्रैक्टिकली पावर एक्सरसाइज करना किसी पॉलिटिकल पार्टी के बस में नहीं है, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके रोल को आप बाज़ाब्ता कर दीजिए, सामने ले आइए। जो पावर एक्सरसाइज कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस पर आनी चाहिए। यह नहीं हो सकता कि अदनान साहब पावर एक्सरसाइज करते रहें और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता रहूं, यह ज्यादती है। या मैं पावर एक्सरसाइज करता रहूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अदनान आदिल साहब की हो। यह पता होना चाहिए कि क्या है। तो इसलिए ये इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट डेमोक्रेसी को चूंकि देखकर हवाले से बनाई गई है जी, ये ऐसे ही रिपोर्ट रहेगी। दुनिया हमारे बारे में बिल्कुल इस तरह की रिपोर्ट जारी किया करेगी। और उसके बाद ये है कि अगर अदलिया के निज़ाम में देख लीजिए, जो रिपोर्ट्स हमारे बारे में हैं वही होंगी ना जो हम देख रहे हैं। तो एक ऑर्डर, हम अपने यानी वी हैव टू फाइनली लर्न टू लिव विद इन आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्बिट्स, या जो हमारे ऑफिशियल डोमेन है। वरना ये जो इनकलाबी सी सोच या एक इंतशार वाली सोच जो हर तरफ नजर आ रही है, इसके साथ तो फिर मामला, जैसा मैंने गुजारिश की है, कोई भी निज़ाम ले आए वो चलाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है अदनान आदिल साहब, जैसे कि अनीक नाइक साहब ने कहा 1973 का आइन तो हमारे सामने मौजूद है, उसको इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में जमहूरियत का म्यार क्यों गिर रहा है? क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की गुज़श्ता साल की रैंकिंग में 11 दर्जे तनज़ली के बाद अक़वाम आलम में 118वें नंबर पर पाकिस्तान आ गया है। देखिए, म्यार तो पहले भी गिरा ही हुआ था, मजीद गिर गया। मतलब कभी भी हमारे यहाँ कोई खालिस जमहूरियत तो नहीं रही, एक नीम जमहूरी सा माशरा है पाकिस्तान का। और कई दफ़ा फ़ौजी अदवार रहे, अयूब ख़ान का, जनरल ज़िया का, याहिया ख़ान का, और फिर जनरल मुशर्रफ का। और फिर जो सो कॉल्ड जमहूरी अदवार थे वो भी नीम जमहूरी हाइब्रिड किस्म के अदवार थे। तो एक तो ये कि पाकिस्तान का जो माशरा है एक पसमानदा माशरा था, ट्राइबल फ्यूडल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कल्चरली बैकवर्ड थे। तो एक जमहूरियत तो ऐसे माशरे में होती है जहाँ लिटरेसी ज़्यादा हो, फंक्शनल लिटरेसी ज़्यादा हो, मिडिल क्लास का साइज़ बड़ा हो, तो उसको एक सपोर्ट बेस चाहिए जो डेमोक्रेसी को सस्टेन कर सके। हमारे यहाँ अब मिडिल क्लास तो बन गई है और लिटरेसी भी बढ़ गई है, इसलिए लोगों की शमूलियत भी ज़्यादा। आपने देखा ना इस इलेक्शन में कितने जोशो खरोश से लोगों ने हिस्सा लिया और लंबी लाइनें लगी हुई थी। अगर वक्त बढ़ा दिया जाता तो शायद टर्नआउट और भी ज़्यादा हो जाता। तो कोई मायूसी की बात नहीं है। पाकिस्तान जो हर कौम एक नई कौम है, 70-75 साल हमें हुए हैं। दुनिया की कौमें तो कई 100 साल पुरानी हैं, तुर्की, इंडिया और चीन, ये तो पुरानी तहजीबें हैं ना। हमारी निस्बतन एक नई कौम है, हम अपनी गलतियां कर रहे हैं और इवॉल्व इर्तका कर रहे हैं। और ठीक है, मसाइल हैं और बड़े शदीद किस्म के हैं, लेकिन ऑप्टिमिज़म भी तो है ना। अब जिस तरह हमारे नौजवान मुतहर्रिक हुए हैं और हमारा जो कसीर लिसानी और नस्ली एक माशरा है जिसमें पख्तून हैं, बलोच हैं, सिंधी हैं, सराइकी हैं, पंजाबी हैं, तो ये यहाँ पर जमहूरियत के बग़ैर हम चल नहीं सकते। मगर हम ख्वाहिश भी करें कि यहाँ जमहूरियत ना हो बिल्कुल और आमराना निज़ाम पुख्ता कायम हो जाए, तो हो नहीं सकता। क्योंकि एक तो यहाँ पे लोगों ने तवील अरसे से, अंग्रेज़ दौर से कुछ ना कुछ जमहूरियत का मज़ा चखा है, लोकल बॉडी के, कभी सदारती, कभी पार्लिमानी। ये राना साहब और अबू ज़र में कुछ चल रहा है, ये शरारतें करते रहते हैं आपस में। असल में हम आपको कह रहे हैं कि आप हमारी बात सुन लीजिए जरा। इस पे एक दो कमेंट करना चाहूंगा। जरूर करें राना साहब, मैं आपका कमेंट लूंगी। तंग कर रहे हैं। जी आप जरूर करें कमेंट। नहीं जरूर लें, लेकिन ये जितनी देर तक आप लेंगे उतनी देर तक अबू ज़र मेरा बस तिया पांचा कर देगा। अच्छा राना साहब, आप बताइए, आप कीजिए। राना साहब आप ये बताइए कि तर्ज हुक्मरानी में बुनियादी मसाइल क्या है? मसला जमहूरियत में है या निज़ाम में है?
देखें जो अदनान साहब जो बात कर रहे थे ना कि मिडिल क्लास है, देयर इज नो मिडिल क्लास। मिडिल क्लास एबॉलिश हो चुकी है, मिडिल क्लास खत्म हो चुकी है। यहाँ पे कोई मिडिल क्लास नहीं रही। यहाँ पे तो बहुत अमीर रह गया या बहुत गरीब रह गया। वो मिडिल क्लास गई, वो सफेद पोश लोग चले गए, उनको खत्म कर दिया गया। नंबर 1। नंबर 2, देखें यहाँ पे जो निज़ाम है ना, बिल्कुल ठीक है, अदनान साहब ये बात ठीक कह रहे हैं कि जहाँ पे लिटरेसी रेट ज्यादा होता है ना, या एटलीस्ट वहाँ पे लोग कुछ पढ़े लिखे होते हैं, वहाँ पे जमहूरियतें जो है वो पनपती है। एजुकेशन जहाँ पे होती है ना, वहाँ पे जरा ग्रूम करती है। यहाँ पे जमहूरियत जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होनी चाहिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जमहूरियत बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आपको उस रास्ते पे चलने के लिए, जमहूरियत के रास्ते तक पहुंचने के लिए कुछ मराहिल तय करने पड़ेंगे। वो मराहिल तय कर ले, और फिर मेरे ख्याल में जो लोगों ने, नई जनरेशन जो है, नई जनरेशन, नई पौध, जिन्होंने होप स्पिन की हुई है पाकिस्तान के साथ, जो बाहर से पढ़ लिख के वापस आए हैं और यहाँ पे रहना चाहते हैं और यहाँ पे काम करना चाहते हैं, उनकी होप्स जो हैं उनको खत्म मत होने दें, उनका बेड़ा गर्क मत होने दें। सो उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पॉलिटिशियंस की। पॉलिटिशियंस जो हैं वो अगर सर जोड़ के नहीं बैठेंगे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, और अगर बैठ के अगर इस निज़ाम में कोई प्रॉब्लम्स है तो उसमें ठीक कर लिया जाए उस निज़ाम को, इस निज़ाम को, तो कोई बुराई नहीं है। हेवंस वोंट फॉल, कख नहीं होने लगा। तुसी अपना जरा रास्ता सीधा कर लो, डायरेक्शन ठीक कर ले, अपने आप को ट्रैक पे डाल ले, उसके बाद आप जो मर्जी करते रहे। इकोनॉमी जो है ना, जिसके घर में आज दाने नहीं है, इकोनॉमिकली जो स्ट्रांग नहीं है, उसको डिक्टेशन लेनी पड़ती है बाहर से। इसको आप बुरा समझे, अच्छा समझे, लेकिन रियलिटी ये है, ये रियलिटी है। आपको कंडीशंस लैंडिंग एजेंसीज की जो आपको यहाँ पे कर्जे देती है, उनकी माननी पड़ती है। आप कह रहे हैं कि निजाम में मसला है। नहीं, मैं नहीं बनता तेरी गल, निजाम में मसला है। ठंडे हो जाए। अच्छा चलो मैं ठंडा हो जाऊँ। नहीं मैं अब उधर कह रहा ठंडा हो जाओ जी। अच्छा ठीक है, हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी मेरे ख्याल पड़ेगी। से अगर तो चेंजेस करनी पड़ती है तो उसमें कर ले। मुझे इस पे 2-3 मिनट चाहिए बोलना है, अगर टाइम ठीक है, हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपका पॉइंट लेती हूँ यहाँ से। देखते रहिए जॉइंट सेशन। वेलकम बैक टू जॉइंट सेशन। तहरीक इंसाफ ने आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करने का फैसला किया है, लेकिन सबसे पहले उमर अयूब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो पहले सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इलेक्शन के दिन धांधली होती रही है और इलेक्शन के बाद जिस तरह की टेक्निकल धांधला होता रहा है वो भी वो सामने लाए। हमारी ही पार्टी इंशाअल्लाह ताला हुकूमतें बनाएगी और सबसे पहला काम होगा कि हमारे दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब, बुशरा बीबी की रिहाई, उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब, उनकी फिल्फ और रहाई, उसके लिए हमारा ये हदफ होगा, उस पर हम लोग काम करें इंशाअल्लाह ताला। जी अबू ज़र, ये बताइए कि तहरीक इंसाफ ने आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करने का फैसला किया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो पहले वाली डिस्कशन पे कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन आपने नया सवाल पूछ लिया, चलिए मैं इस पे आ जाता हूँ। जी वैसे मैं एक चीज ऐड कर दूं। जी उमर अयूब साहब की आज जो स्टेटमेंट है ना, जी वो ऐसे लगता है बड़े अच्छे आदमी है, मतलब ऐसी अच्छी प्रिडिक्शन उन्होंने की है मेरे शो में, ठीक है, कि कीमतें इधर से उधर चली जाएगी, यूनिट यहाँ पे पहुंच जाएगा, बिजली का, गैस का, ये वो सारी खाने पीने की सारी चीज़ें यहाँ पे पहुंच जाएगी। बिल्कुल 1.5 साल पहले मेरे शो में आके प्रिडिक्शंस दे के गए थे, बिल्कुल ठीक दे के गए थे, लेकिन आज मनुना इस तरह लगा है जैसे कोई सुल्तान रही बने हो। थोड़ा असर्टिव थे, होना भी चाहिए। रही बने। He has been nominated as a leader of the opposition या प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, तो मेरे ख्याल से होना भी तो वो चाहिए। जोश और जज्बा नजर आ रहा था। अपोजिशन बंदा बनेगा, प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हुए तो नहीं, you have to lead ना, थोड़ा सा तो असर्टिव होना चाहिए। चलिए ये बताइए इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? सवाल बीच में भूल गया। अच्छा खैर, देखें इस वक्त आपने देखना है ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल थी, ठीक है। पार्टी का अपना सिंबल है नहीं, इलेक्शन कमीशन उस पर ऑलरेडी व्यू पॉइंट दे चुका है ऑलरेडी, ऑल दो केस पेंडिंग है कि आप इसकी बेसिस पे पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, आप पीटीआई के कैंडिडेट कंसीडर नहीं होंगे। तो दे हैड लिमिटेड ऑप्शंस। हामिद रजा साहब के साथ उनका अलायंस भी था, वो इलेक्शन भी लड़े, उनकी सपोर्ट के साथ फैसलाबाद में जीते भी सही, और साथ दूसरी जो पार्टी थी MWM, उनके साथ भी उनका अच्छी खासी कोऑर्डिनेशन थी। तो मेरे ख्याल से इट्स अ वाइज डिसीजन
क्योंकि ये जो पार्टीज हैं दे आर ब्रेव पीपल, अगर आप इनको देखें ना, दे हैव फेस्ड टफ टाइम सारा कुछ, तो आई थिंक दे विल स्टैंड विद देम। तो मेरे ख्याल से इसे इंटेलिजेंट डिसीजन कीपिंग इन माइंड कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल थी, तो टिल द टाइम इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता है तरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी इससे, वापस आ जाएंगी। देखें ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है, इस पे ना दो इश्यूज हैं। आपको रिजर्व सीट जो मिलती है वो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इलेक्शन एक्ट में एक जगह लिखा हुआ है कि आपने एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स लिस्ट देनी है रिजर्व सीट्स की भी। नाउ फॉर इंस्टेंस अगर आप लिस्ट ना दें या आप लिस्ट पूरी ना दें, ये दो सिचुएशंस, अगर आपने पूरी नहीं दी तो फिर आप बाद में उसको फिलअप कर सकते हैं नए नाम देके, अगर आपकी 5 से जगह 10 सीटें निकल आती हैं। नाउ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपने लिस्ट ही नहीं दी, तो क्या इसमें क्या होगा? अब मेरा अपना व्यू पॉइंट ये है, इसमें इलेक्शन कमीशन जरूर जिस तरह वो करता है टांग अड़ाएगा, जी इलेक्शन एक्ट में ये लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं देखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक राइट पार्टी को दिया हुआ है, जब वो इतनी नंबर ऑफ सीट्स जीतेगी तो उसकी इस परसेंटेज के हिसाब से रिजर्व सीट्स भी निकलेंगी। सो दिस मैटर विल गो टू अल्टीमेटली टू द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन मेरी अपनी रीडिंग ये है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स अ राइट, सो इट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय अ सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या सिंपल रूल कि आप नहीं दे सकते, क्योंकि आइन आपको एक हक दे रहा है, तो मेरे ख्याल से उसको ओवरशैडो नहीं हो सकता। तो दे विल बी एबल टू गेट इट फाइनली इन द कोर्ट। इलेक्शन कमीशन से मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही उनका पास्ट कॉन्टेक्ट देख के। नियाज़ी साहिबा मैं इधर यहाँ पे एक एहतजाज करना चाह रहा हूँ। नियाज़ी साहब ने नियाज़ी साहिबा को बोला है कि जनाब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, पहले सवाल ठीक नहीं कर दियो। नहीं मैं हर सवाल ही अच्छा करती हूँ। चले आगे बढ़ते हैं। क्या इस इत्तेहाद से नैयर साहब आपकी तरफ आऊंगे, क्या इस इत्तेहाद से तहरीक इंसाफ पर फिरका वारियत का लेबल लग सकता है? नियाज़ी नाम ही चुप रहा है। नियाज़ी से कोई मसला नहीं है, नियाज़ी साहिबा से भी कोई मसला नहीं है मुझे। जी नैयर साहब, तहरीक इंसाफ पर फिरका वारियत का लेबल लग सकता है इस इत्तेहाद से? नहीं, पीटीआई का वर्कर, सपोर्टर, सिंपैथाइज़र बहुत ही मैच्योर है। जिस मैच्योरिटी का उसने इस इलेक्शन में मुजाहरा किया है, पाकिस्तान की क्या किसी और मुल्क की पार्लिमानी सियासत में भी ये मिसाल नहीं मिलती कि उन्होंने अपने जमात के उम्मीदवारों को किसी भी हालत में, वो जेल में हैं, वो अंडरग्राउंड हैं, वो नामालूम हैं, वो नहीं मिल रहे, उनके निशान नहीं मिल रहे, कंफ्यूजिंग है, उन्होंने अपनी पार्टी के नामजद कैंडिडेट को मार्क करके वोट डाला है। पीटीआई का वोटर पीटीआई की किसी पॉलिटिक्स से कंफ्यूज नहीं हो सकता। जहाँ तक तल्लक है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का, तो कोई फ़िरका वारियत वाली बात नहीं है। अगर वो ये जमात ज्वाइन करते हैं तो उनकी पार्लिमानी स्ट्रेंथ को डिटरमिन करेगा इलेक्शन कमीशन, और जब इलेक्शन कमीशन पार्लिमानी स्ट्रेंथ को डिटरमिन करेगा तो उसी प्रपोर्शनल के साथ, एक तनासब के साथ उनकी स्पेशल इंटरेस्ट सीट्स का भी तयन करेगा। फिर अगर किसी जमात की कोई लिस्ट नहीं होगी या पहले से दी गई लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाएगी तो उस जमात को नई फहरिस्त देने का मौका दिया जाएगा। हाँ, अगर पहले से कोई मौजूद लिस्ट है तो उसमें अल्टरेशन या मॉडिफिकेशन की इजाज़त नहीं होगी। अगर किसी भी ऐसी जमात को जहाँ इतने सारे आज़ाद अराकीन चले जाते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत एक नंबर ज़रूर इलेक्शन कमीशन खुद अलॉट करेगा। केपी में उनका शेयर बनता है, पंजाब में उनका शेयर बनता है, इवन सिंध में उनका शेयर बनता है, बलूचिस्तान में जो भी उनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का शेयर है वो इलेक्शन कमीशन पहले डिटरमिन करेगा। फिर अगर वैकेंसी होगी या पहले से दी गई लिस्ट एग्जॉस्ट होगी, सॉरी आई एम रिपीटिंग इट फॉर द क्लैरिटी, जी कि वो फ्रेश लिस्ट वो पार्टी हेड दे सकेगा, नए मेंबरान के पर मुश्तमल होगी, और इलेक्शन कमीशन उसी तरतीब ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के साथ उन लोगों को नशिस्तें अलॉट कर देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ जमातों को तो उनकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक सीट्स मिल जाएं, तो जो आइनी तकाजा है कि आपने पूरी महफूज सीटों को, स्पेशल इंटरेस्ट सीट्स को फिल करना है, वैक्यूम में चीज़ नहीं छोड़ी जा सकती। जो भी जमात हाउस में आएगी अगर उसका शेयर बनता है तो वो उसको दिया जाएगा। ये आइन का तकाजा है, ये इलेक्शन एक्ट का तकाजा है। अब इस मुल्क में मजीद नाइंसाफ़ी की बजाय बेहतर है इंसाफ के रास्ते तलाश किए जाए, लोगों को उनका हक दिया जाए। जो मैंडेट मिले, जो पार्टी इलेक्शन कमीशन में अपने मेंबर्स की लिस्ट देती है उसके मुताबिक प्रोपोर्शन शेयर इलेक्शन कमीशन डिटरमिन करे और उन्हें उन नशिस्तों पे
वैकेंसीज फिल करने का इस्तेकाक दिया जाए, ताकि टोटल नंबर जो आइन के मुताबिक खवातीन का है या अकलीतों का है वो तमाम जमातों की नुमाइंदगी के साथ फिल हो सके। बिल्कुल सही। अदनान आदिल साहब, आप ये बताइए कि क्या नैयर साहब एक चीज नैयर साहब, कोई अगर खूबसूरत और हैंडसम होने की स्पेशल सीट होती है तो राणा साहब का नाम दे सकते हैं उसमें। रिजर्व सीट्स में हो सकता है ऐसे नहीं है साहब। अदनान आदिल साहब आपकी तरफ साहब बता सकते हैं, वो आजकल मेरे ख्याल से इस मामले में कानून खामोश है। अदनान आदिल साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। मौलाना फजल रहमान की सियासत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, फजल रहमान साहब की जो सियासत है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है इमरान खान साहब की पार्टी की मकबूलियत ने, और वो जो पख्तून इलाकों में उनका ज़्यादा असर रसूख था, और वहाँ पे तो हम देखते हैं कि एक बहुत ही ओवरवेलमिंग सपोर्ट है पीटीआई के लिए, 80% से भी ज़्यादा। वहाँ पे ऐसा होता नहीं था कि अमूमन ये होता था कि 15-20% के हिसाब से 3-4 पार्टियों में मैंडेट तकसीम हो जाता था, JUI, ANP, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी। ये एक ट्रेंड चला आ रहा था, लेकिन पीटीआई की वजह से वो ट्रेंड ख़त्म हो गया और मुसलसल तीसरी बार उन्हें वहाँ पर एक भारी अक्सरियत से वोट मिले हैं। तो फजल रहमान साहब की वैसे भी जो पार्टी है उसने कभी पाकिस्तान के जो टोटल अगर आप वोट बैंक देखें तो उसमें 2% से ज़्यादा उनका शेयर रहा नहीं है। तो अब वो गुस्से में हैं कि जिस तरीके से नून लीग को सीटें मिली, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी को मिली या MQM को मिली, उस तरीके से मुझे क्यों नहीं मिली, उनकी ग्रेवेंस ही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। गुफ्तगू आपने लोगों को उनका हक देना चाहिए, जिसको जो मैंडेट मिला है उसको हुकूमत देनी चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।